हर तरीके से तोड़ने का काम किया गया, हर तरीके से परेशान करने का काम किया, हर तरीके से मनोबल गिराने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन अलायंस की लड़ाई, इलेक्शन अहम लड़ाई थी, संविधान बचाने की लड़ाई थी, तो तमाम जितने भी प्रांत के लोग थे, जाति के लोग थे, समुदाय के लोग थे, सब एक साथ आ करके गोलबंद कर करके जीत दिलाने का काम के लोगों ने लड़ा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई लोगों ने जो है मिल करके 2 सिटिंग सीएम को चुनाव के वक्त में, जबकि अहम वक्त था वो, उस टाइम में जो है जेल भेजने का काम किया। मोदी नहीं तो कौन, तो वो हिंदुस्तान को भी अब दिख रहा है और आने वाले कल में इंशाअल्लाह ज़रूर हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और नहीं करूँगा। और अगर समीकरण बनता है, अगर इस तरह का कुछ सामने अगर आता है, तो वो परिस्थिति देखी जाएगी, वो जनता तय करेगी, वो आवाम तय करेगी। और उसके बाद फिर जो होगा इंशाल्लाह किशनगंज के बाबू नायडू जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं इन दोनों से यही कहूँगा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और आप जिस मांगों के साथ भाजपा का समर्थन किए हैं या भाजपा के साथ आप लोग आए हैं, उस मांगों को 400 पार, 400 पार, वो बिल्कुल एग्जिट पोल में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके का उन्होंने एग्जिट पोल भी दिया, जो कि साफ धरातल पे वो गिर गया। और आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ, कितने सारे उसमें अरबों अरब रुपए डूबे हैं। तो ये सारा का सारा खामियां रही हो गया था, तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हार जीत चला आता है। और जहाँ हम गड़बड़ाए हैं या जहाँ पे कमी छोड़ी है, आने वाले वक्त में उस पर भी इंशाल्लाह हम लोग फिर से सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हमारी मौजूदगी राजद के कद्दावर नेता दानिश इकबाल साहब के साथ है। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनकी जीत हो चुकी है। लगातार तीसरी दफ़ा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तमाम तर चीज़ों पर हम उनसे उनकी राय जानेंगे। चुनाव के हार जीत के विश्लेषण पर हम बात करेंगे। गाये बगाए खबर चलती है कि दानिश इकबाल साहब 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि अब जबकि लोकसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है, तो इन तमाम तर चीज़ों पर दानिश इकबाल साहब की क्या राय होती है, क्या विश्लेषण होता है, क्या कुछ रहा कि आखिरकार दूसरी दफ़ा डॉक्टर जावेद आज़ाद किशनगंज से चुनाव जीत गए और लगातार चौथी दफ़ा कांग्रेस ने किशनगंज के किला को फतेह किया। हम तमाम तर चीज़ों पर दानिश इकबाल साहब से उनकी राय को जानने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए डायरेक्टली दानिश इकबाल साहब से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद जीत की, आप लोगों ने आखिरकार किशनगंज के किला को फतेह कर ही लिया। बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के आवाम तक? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमीज़ भाई कि आपके चैनल में दोबारा से आने का मौका मिला है और बिल्कुल खुशी है। और ये जीत सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, इंडिया गठबंधन की नहीं, किशनगंज के पूरे आवाम की जीत है, इनके कड़ी मेहनत। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, वोटर ही सारे कार्यकर्ता बने और सारे वोटरों ने मिल करके जो है जिस तरीके से अपना रुझान दिखाया, अपना मेहनत दिखाया, और वो मेहनत का जो है वाकई जो है उसका जीत में वो तब्दील हुई और लोगों ने उस चीज़ को देखा भी, समझा भी। क्योंकि लड़ाई जो थी, इस बार की जो लड़ाई काफ़ी अहम लड़ाई थी, संविधान बचाने की लड़ाई थी। तो तमाम जितने भी प्रांत के लोग थे, जाति के लोग थे, समुदाय के लोग थे, सब एक साथ आ करके गोलबंद कर करके जीत दिलाने का काम उन्होंने किया है। इलेक्शन के बाद 5-6 दिन बाद जब हमने आपसे बात की थी कि तो आपने 2 आकलन किया था। एक तो आपने कहा था कि किशनगंज से कांग्रेस ही जीतेगी, और दूसरे आपने कहा था कि एनडीए गठबंधन की उतनी अच्छी हालात नहीं रहेगी, इंडिया की सरकार बन सकती है। लगभग दोनों बातें आपका सही और सटीक रहा। तो क्या लगता है कि भविष्य में कभी इंडिया गठबंधन सरकार बन सकती है? देखिए इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरीके का जो प्रदर्शन अभी इंडिया गठबंधन ने किया है और वो सारे लोगों ने देखा है, ख़ास तौर पे जिस तरीके से अभी विपक्ष एक मजबूती के साथ उभर करके सामने आई है, लोगों ने देखा है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों का रहा है, वो भी पूरे हिंदुस्तान के अवाम ने देखा है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक, वो चूक कहिए या लोगों की साजिश कहिए, जिस तरीके से चुनाव जो इंडिया गठबंधन के लोगों ने लड़ा है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई लोगों ने जो है मिल करके 2 सिटिंग सीएम को
चुनाव के वक्त में, जबकि अहम वक्त था वो, उस टाइम में जो है जेल भेजने का काम किया। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों का, कांग्रेस पार्टी का इनफैक्ट जो कह रहा हूँ कि अकाउंट सीज करने का काम किया, हर तरीके से तोड़ने का काम किया गया, हर तरीके से परेशान करने का काम किया, हर तरीके से मनोबल गिराने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन अलायंस लड़ा इलेक्शन, और लड़ा ही नहीं बल्कि जिस मजबूती के साथ जीत करके आया है, आप अगर आंकड़ा निकाल करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस नहीं रहा है। जिस तरीके का मार्जिन अभी इंडिया गठबंधन को मिला है, आप साफ उससे आंकड़ा लगा सकते हैं। और मैं आपको एक बात कह देता हूं कि जिस तरीके का लोग वो क्या बोलते हैं, जो हमारे अभी थर्ड टर्म जिनका भी हो रहा है, हमारे आदरणीय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी क्या कहते हैं, जो अब आपका बनारस में जो चुनाव लड़े हैं, आप देखिएगा कि उनकी लोकप्रियता में किस तरीके का गिरावट हुआ है। वो तो 1.5 लाख के आंकड़ा से वो वोट जीत करके आए हैं। मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके का उनका प्रभाव था और जिस तरीके का वो कैंपेन हर जगह पर जाके कर रहे थे और उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया, उस आंकड़े के हिसाब से उनको 10 से 12 लाख के मतों से जीत करके आना चाहिए था। लेकिन और उनके सहयोगी जो और भी भाजपा के जितने भी नेता लोग थे, उन लोग अगर आप वोट शेयरिंग का मार्जिन अगर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अब नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं। और उनका जो भी मतलब एक चलाया हुआ जो है कि मोदी नहीं तो कौन, तो वो हिंदुस्तान को भी अब दिख रहा है। और आने वाले कल में इंशाअल्लाह ज़रूर हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। और जो अभी मौजूदा की जो सरकार है, आपने देखा होगा कि जिस तरीके का मंत्रालय इन्होंने अभी जो वितरण किया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जदयू और टीडीपी के साथ जो है इन्होंने एक तरह का इनको झुंझुना दे दिया गया है कि तुम बैठ के बजाते रहो, और जितना भी जो अहम मंत्रालय होता है वो सारे भाजपा के लोगों को ही मिला है। 2025 भी अनकरीब है और नीतीश कुमार जी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार का भी चुनाव करा दिया जाए। तो ऐसे में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकते हैं। तो दानिश इकबाल की कोई तैयारी है, कुछ सोचा है आपने 25 के लिए? देखिए, पहली ही बात तो मैं आपको भी फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वक्त और हालात किसी ने देखा नहीं है। कल को क्या परिस्थिति रहेगी, कल को क्या समीकरण बनेगा, ये किसी ने देखा नहीं है। अभी मौजूदा में मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और गठबंधन का हिस्सा हूं। और मौजूदा में गठबंधन में जो है आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी सारे के सारे लोग अभी हमारे यहाँ पे एमएलए हैं। तो मैं पार्टी विरोधी काम नहीं करूँगा। और अगर समीकरण बनता है, अगर इस तरह का कुछ सामने अगर आता है, तो वो परिस्थिति देखी जाएगी, वो जनता तय करेगी, वो आवाम तय करेगी। और उसके बाद फिर जो होगा इंशाल्लाह किशनगंज की आवाम देखेगी। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पूर्णिया की सीट हॉट सीट रही। राजद भी वहाँ से चुनाव के मैदान में और जदयू भी, लेकिन बावजूद निर्दलीय पप्पू यादव जो चुनाव जीते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चुनाव में ज़्यादा मैं कुछ कहना चाहूँगा नहीं, क्योंकि जन समर्थन जो है पप्पू यादव जी को मिला है, उनको जनाधार मिला है, वहाँ का पब्लिक का सपोर्ट मिला है, तभी जा कर के वो जीत करके आए हैं। हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, कहीं ना कहीं खामियां रही होगी, तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हार जीत चला आता है। और जहाँ हम गड़बड़ाए हैं या जहाँ पे कमी छोड़ी है आने वाले वक्त में, उस पर भी इंशाल्लाह हम लोग फिर से काम करेंगे। कांग्रेस और राजद की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती है बिहार से और राजद ने 4, जबकि चुनाव लड़ने का जो सीटों का जो अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा दोगुनी था। तो कहना कि अगर अनुपात की हम बात करें तो राजद से के बनिस्बत कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है बिहार में। देखिए, ये तो वही वाली बात हो गई, हम सब एक टीम के हिस्से थे और यहाँ पे हम लोग कोई पारी पारी करके नहीं खेल रहे थे, क्योंकि ये पूरे हम लोग टीम बन करके हम लोग ने चुनाव मैदान में हम लोग उतरे। और ये होता है कि हर टाइम में एक ही बैट्समैन हमेशा जो है 100 नहीं मार देता है, कभी कभी वो 0 पे भी आउट होता है। तो खैर बहरहाल ये भी एक तरह का गेम मैच था, क्रिकेट मैच समझ के हम लोग ने भी खेला और हम लोग ने पूरी की पूरी जी जान लगा करके, अपनी पूरी ताकत लगा करके हर मुमकिन प्रयास किया।
कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर से मैंने कहा कि हमसे जहाँ जहाँ पे चूक हुई होगी, जहाँ जहाँ पे हमसे गलती हुई होगी, जहाँ जहाँ पे हमने कोई कमी छोड़ी होगी, आने वाले कल में उस कमी को उसको ज़रूर पूरा करने का काम करेंगे, उस खामियां को ज़रूर पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ पे मेहनत कम हुई होगी वहाँ पे और जाके ज़्यादा मेहनत करने का काम करेंगे और आने वाले कल में इंशाल्लाह वो चीज़ वापस से सबको देखने को मिलेगा। हालांकि अब फाइनली रूप से किशनगंज सीट आप लोग जीत चुके हैं, जहां पर डॉक्टर जावेद आजाद लगातार दूसरी दफ़ा जीत मिली है, तो वहीं पर कांग्रेस की बात करेंगे तो लगातार चौथी दफ़ा किशनगंज में कांग्रेस की जीत हुई है लोकसभा चुनाव के बाद। खास करके अमोर और बैसा वालों ने झोली भर भर कर वोट दिए है कांग्रेस को। तमाम तर आकलन अटकलें लगाए जा रहे थे कि इस बार लोगों में आक्रोश है, ऐसा वैसा, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने सीट बचाई। क्या आकलन क्या रहा, क्या विश्लेषण है आपका? कौन से ऐसे अहम कारण रहे जो कांग्रेस की जीत के लिए दमदार रही? देखिए, सबसे पहला तो था कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये चुनाव संविधान बचाने का था, ये चुनाव हक और हुकूक की थी, ये चुनाव बुराई को हराने की चुनाव थी। और ख़ास तौर पे जिस तरीके का उन्माद और जाति उत्पीड़न जिस तरीके का किया जा रहा था, उस सब के संदर्भ में ये लड़ाई लड़ी गई इंडिया गठबंधन के तहत में। और पब्लिक जितने भी यहाँ पे आवाम थे, चाहे वो किशनगंज ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदुस्तान, आपको सबसे बड़ा आपके पास एग्जाम्पल है अयोध्या का सीट। अयोध्या में जहाँ पे इतना बड़ा भव्य राम मंदिर का इन्होंने प्रचार किया, जबकि राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो बना है, वहाँ के पब्लिक के चाहने से हुआ है, ना कि भाजपा के चाहने से हुआ है। तो वहाँ का सीट ये हारे हैं, इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है भाजपा के लिए, ये आपको साफ साफ देखने को मिला। और रही बात की आक्रोश की बात, अपनों से ही नाराज़गी होती है, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ टकराव भी होता है। और जहाँ तक कि चुनाव के वक्त में ही जब चुनाव संपन्न हुआ था तो हम लोगों ने एक आकलन लगाया था कि 10 से 15 हज़ार का मार्जिन रहेगा, लेकिन काउंटिंग के ठीक 3 दिन 4 दिन पहले जिस तरीके का आंकड़ा सामने निकल करके आने लगा, तो जैसा कि मैंने आपसे मेरी बात भी हुई थी तो मैंने बोला भी था कि कांग्रेस जो है 100% निकल रहा है और 50 से 60 हज़ार का मार्जिन से जीत रहा है अब। और रिज़ल्ट निकलने के बाद जब बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ और आपके सामने रिज़ल्ट रहा। और लोगों ने बढ़ चढ़ करके, जिनको आक्रोश था, जो आप कह रहे हैं कि आक्रोश भी बहुत था, तो जिनको भी आक्रोश था उन्होंने सब चीज़ को साइड में रख करके, दरकिनार रख करके लोगों ने मिल करके साथ दिया इंडिया गठबंधन का। और मैं आपको फिर से कह देता हूं कि हमारे जो वर्तमान में जो भी सांसद निर्वाचित हुए हैं, डॉक्टर जावेद आजाद साहब काफ़ी अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, समझे हुए और सुलझे इंसान हैं, जो कि अपनी बात को बेबाकी से सांसद भवन में उठाते हैं। आपने देखा भी होगा, उन्होंने अपना एक पूरा रिज़ल्ट जो है लोगों के सामने पब्लिश किया था कि वो कितने किलोमीटर अपने क्षेत्र में उन्होंने घूमा है और कितने सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट में उन्होंने अराइज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए लोगों ने उनका समर्थन किया और उनको जिताने का भी काम किया। इंडिया ब्लॉक बहुत कम सीटों के मार्जिन से सरकार बनाते रह गई, लेकिन पूरे चुनाव के दरमियान में अगर एक बात पे हम उत्तर प्रदेश पे करें, सबसे चौंकाने वाले रिजल्ट यूपी से आए। लगभग 36 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आए, लेकिन वहीं पर अगर यूपी के चुनाव पे हम नज़र डालेंगे, 16 से 17 ऐसी सीटें थी जहां पर 1200-1500 के मार्जिन से इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं वहां पर बसपा, बहुजन समाजवादी पार्टी 4000-5000 वोट लेकर आई। तो इंडिया गठबंधन सरकार ने बसपा का बहुत बड़ा रोल रहा इस बार। देखिए, लोग एक इस पूरे जो समझिए कि इस पूरे चुनाव में जो समीकरण सामने निकल करके आया था और जो हम लोग आंकड़ा लगा के बैठे हुए भी थे कि यकीनन हम लोग की मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही थी। और कहीं ना कहीं बसपा नहीं भी हो करके वो भाजपा का अंदरूनी तौर पे समर्थन किया है और उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पे कैंडिडेट खड़ा किए जहाँ पे वो मुस्लिम वोट को काट सके, ऐसे दलित वोट को काट सके, जिससे कहीं ना कहीं सीट में अंतर आए और भाजपा को जो है बहुमत मिलने में आसानी हो। लेकिन आप फिर भी देखिए, नीति का खेल देखिए कि जो भाजपा आए दिन 400 पार कह रही थी,
300 तो दूर की बात 273 का भी आंकड़ा वो छू नहीं पाए। और जिस तरीके का मीडिया ने प्रोपेगेंडा लगा रखा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि चुनाव कौन जीतेगा, सरकार किनकी बनेगी। एक एजेंडा मिल गया और सारे मीडिया के जितने भी थे बंदे, जितने भी मीडिया लोग थे, ख़ासतौर पे गोदी मीडिया तो उस पर अहम उनका रोल रहा है। तो जिस तरीके का उन्होंने नारा लगा दिया 400 पार 400 पार 400 पार, वो बिल्कुल एग्ज़िट पोल में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके का उन्होंने एग्ज़िट पोल भी दिया, जो कि साफ धरातल पे वो गिर गया। और आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट का क्या हाल हुआ, कितने सारे उसमें अरबों अरब रुपए डूबे हैं। तो ये सारा का सारा खेल रचा गया था इस चीज़ को कराने में, समझाने में। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन की हार नहीं हुई है। हम लोग हार के भी जीते हैं और वो जीत के भी हारे हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने अपने बहुमत को साबित कर पाए, ना तो अपने दम पे सरकार बना पाए, और ना तो जिस तरह का लोकप्रियता भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहलवाते हैं, उनको जिस तरह का था, उनकी लोकप्रियता में गिरावट जिस तरीके का आई है, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के लोगों ने देख दिखा भी दिया है। और ख़ास तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों ने प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान बचा लिया उनको इतना वोट दे करके, वरना वो हार का सामना करने वाले थे। ये इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे कि हालांकि तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता का शपथ ली है मोदी जी, उससे पहले भी जो उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, तो गठबंधन का जो सरकार है चलाने का अनुभव नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। लेकिन उसके ऊपर से नीतीश जी और तेलुगु देशम के, मैं नाम बोल, चंद्रबाबू नायडू दोनों कई दफ़ा एनडीए से अपना नाता तोड़ चुके हैं, और ऊपर से जो महाराष्ट्र के जो शिवसेना गुट है वो भी नाराज चल रहे क्या, और फिर मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं रहा, हमेशा फुल बहुमत में सरकार चला है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब भी, और जब 2 दफ़ा प्रधानमंत्री बने तब भी। तो क्या लगता है इस बार कांटों का ताज है मोदी जी के सर पर, बड़ी मुश्किलें आने वाली है आने वाले दिनों में? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये जो सरकार है ये मिली जुली सरकार है, और इस सरकार का ज़्यादा दिन भी नहीं है, आने वाले वक्त में सब लोग देखेगा भी। लेकिन मैं इन 2 शख्स से, जो टीडीपी के अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मैं इन दोनों से यही कहूँगा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और आप जिस मांगों के साथ भाजपा का समर्थन किए हैं या भाजपा के साथ आप लोग आए हैं, उस मांगों को पुरजोर तरीके से आपको उठाना है और ये मांग करना है। और अगर ये चीज़ पूरा नहीं होता है तो आपसे पूरे बिहार के लोग उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि जो मांग के साथ आप गए हैं वो मांग आपको, मतलब वो बिहार के लोगों को मिले, अन्यथा आप उस दल से अपना नाता तोड़ ले और वापस से हिंदुस्तान इंडिया की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि जिस संकल्प लेकर के आप लोग को आप वहाँ पे गए हैं, अगर वो संकल्प ही अगर पूरा ना हो तो वो फिर फ़ायदा उसका कुछ नहीं होता है। और आत्मसम्मान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और जिस तरीके का व्यवहार इन दोनों घटक दलों के साथ जो किया गया है, जिनकी अहम भूमिका रही है एनडीए सरकार बनाने में, इनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो हिंदुस्तान के सारे अवाम ने देखा है कि क्या इनकी हालत कर रखी है। और जिस तरीके का मंत्री पद जो इन लोगों को मिला गया है, मैं समझता हूं कि उससे अच्छा ना मिलता तो वही बेहतर होता। मंत्रालय के नाम पे झुंझुना दिया गया है और ये झुंझुना कब तक बच सकता है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया है, इसके लिए आपका बेहद